गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्ली राजरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी परीक्षा या सीजीवीएफएम परीक्षा, इसके अंतर्गत जो सिविल सेवा परीक्षा होता है या फिर अमीन पटवारी एग्ज़ाम होने वाला है, एडीओ के एग्ज़ाम होने वाला है, सहायक ग्रेड 3 के एग्ज़ाम होने वाला है, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे ही दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और नोट भी कीजिएगा। इसमें जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है करके उसको आपको नोट करना है। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। ठीक है ना, कि आर्थिक विकास दर मतलब इसको हम लोग देखें तो कितना कितना है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, 2023-24 को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। हम लोग भागीदारी की बात करें, जीएसडीपी। सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में स्थिर भाव पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। प्रचलित भाव नहीं पढ़ रहे, स्थिर भाव। यही से क्वेश्चन आते हैं 2023-24 में। ठीक है, 2023-24 में स्थिर भाव पर कृषि के क्षेत्र में तीन क्षेत्र हम लोग देखेंगे। एक कृषि का क्षेत्र है, एक उद्योग क्षेत्र है और एक सेवा क्षेत्र है। तो हम लोग देखते हैं कृषि के क्षेत्र में कितना परसेंट भागीदारी हुआ है हमारे जीएसडीपी में। हमारे जीएसडीपी में जितना भी आय प्राप्त हुआ है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत, उसमें जो है कृषि के क्षेत्र में कितना भागीदारी रहा है परसेंट में देख रहे हैं। तो 15.32 ये किस में रहा है, कृषि में रहा है। उद्योग में देखा जाए तो उद्योग में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है दोस्तों। उद्योग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है, मतलब वो जो हुआ है, ठीक है ना, वृद्धि भी हुआ है और योगदान भी ज़्यादा रहा है, मतलब आय में। उसके बाद है सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट योगदान है, 31.19%। दोस्तों तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 100 आना चाहिए। अगर आपको दो बस याद है, एक याद नहीं है मान लो, ठीक है, तो भी बन जाएगा। मान लो 15.32 याद है, ये कृषि के क्षेत्र में है। हम लोग ओवरऑल बात करें तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में सबसे कम योगदान है, ठीक है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सर्वाधिक किसका है, उद्योग का है, इतना याद रखना है। और परसेंट याद रखना है दोस्तों, कृषि का 15 है, फिर सेवा का 31 और सबसे ज़्यादा ये उद्योग का है 53.50। ये बढ़ते क्रम में है। अगर हम लोग वृद्धि दर बात करें, जो पिछला टाइम हुआ था स्थिर भाव में बात करें, जो 2011-12 में हुआ था, और अभी जो हुआ है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है देख सकते हैं आप लोग कि इसमें देखिए दोस्तों 3.23%। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है हमको कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान भी कम है तो परसेंट वृद्धि भी कम है, 3.23 इसमें। उद्योग में 53.50 है, ठीक है, इसमें ज़्यादा योगदान है इसलिए इसकी परसेंट वृद्धि भी ज़्यादा है, 7.13, ये याद रखना है। और सेवा क्षेत्र में कृषि से थोड़ा ज़्यादा था इसलिए इसमें 5 है। लाइन से याद रखना है 3, 5, 7। ठीक है, 3 है, उसके बाद विषम संख्या 5 आएगी, फिर 7 आएगी। ठीक है, ये जो है इस बार जो है कितना वृद्धि हुआ है इस क्षेत्र में, ये है। और ये भागीदारी है, इतना परसेंट योगदान है इसका। उसके बाद बात करते तीसरा नंबर जो हमारा लिस्ट है, वर्ष 2012-13 से लेकर 2023-24 मतलब अभी तक के दौरान औसत वृद्धि कितना हुआ है। औसत वृद्धि देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में कितना हुआ है, 4.90 हुआ है। सेवा के क्षेत्र में कितना हुआ है, 5.37 हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, और उद्योग के क्षेत्र में 7.36, इतना याद रखना है। औसत वाले में देखो, सेवा क्षेत्र में 5.02 है इसमें वृद्धि वाले में, और इसमें कितने हैं 5.37, इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना, उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र का देखते हैं तो 7.13 है, इसमें सर्वाधिक हुआ है वृद्धि इसमें भी। ठीक है ना, देखिए ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, चाहे भागीदारी प्रतिशत की बात करें, वृद्धि प्रतिशत की बात करें या औसत वृद्धि की बात करें। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और सबसे कम किस में है तो याद रखना है कृषि वाले में है, याद रहेगा आपको। देख लीजिए 15, 31, 53 और 3, 5, 7 वाला है, और ये कितना है, ये 4, 5, 7 वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। और देखते हैं अब कृषि के क्षेत्र में जो औसत देख रहे थे हम लोग, देखिए 2012-13 से लेकर हम लोग देख रहे हैं वही वाला। ठीक है, औसत जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करें तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है दोस्तों, ये वृद्धि परसेंट होगा। देखिए लिस्ट क्या है, इसमें वृद्धि परसेंट है। कृषि के क्षेत्र में अगर सर्वाधिक वृद्धि हुआ है कौन से सन में हुआ है तो इसको देखिए, कृषि के क्षेत्र में 18-19 में सबसे ज़्यादा हुआ था। देखिए 18-19 में, इन सब में तुलना करते हैं, इसका 5 है, 4 है, 2 है, 4 है, 3। अभी कितना है वृद्धि, 3 है। ठीक है ना, और सबसे कम कब रहा है, माइनस में चला गया था 17-18 में। दोस्तों याद रखना है 17-18 में कृषि में बहुत ही कम वृद्धि हुआ था, ऋणात्मक में चला गया था, वृद्धि हुआ नहीं था इसका मतलब, ठीक, कम ही हुआ था। ठीक है, याद रखना है, इसमें माइनस में चला गया था। और सर्वाधिक वृद्धि 18-19 में हुआ था। 18-19 के बाद जस्ट देखिए 17 लाइन से है, 17-18, 18-19 ये दोनों कृषि से संबंधित है। और 19-20 में देखते हैं दोस्तों, तो 19-20 में देखिए कृषि क्षेत्र में
कृषि क्षेत्र में तो कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुआ है दोस्तों, ये याद रखना है। उद्योग क्षेत्र में कमी हो गया, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में कमी हो गया इसमें। और हम लोग बात करें, लेकिन सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ था उसी में। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सन 17-18 में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। और जस्ट उसके बाद कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करें 19-20 वाले में, तो 19-20 वाले में उद्योग क्षेत्र में बहुत ही ऋणात्मक वृद्धि हुआ था और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ था 19-20 में। अगर हम लोग 20-21 की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो 20-21 की बात करते हैं तो इसमें कोरोना पीरियड में सेवा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही कम वृद्धि हुआ है। देखिए माइनस में चले गया है दोस्तों, याद रखना है। ये कोरोना पीरियड का टाइम था 20-21 वाला, और जस्ट कोरोना खत्म हुआ उसके बाद जो है उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है 16%, ये याद रखना है, ठीक है। ओवरऑल हम लोग पढ़े हैं, देखिए कृषि के क्षेत्र में 4.90% की वृद्धि, औसत वृद्धि देखे हैं, और उद्योग क्षेत्र में 7.36 देखे थे, और इसमें कितना देखे थे सेवा क्षेत्र में, तो 5.37। और ये 2023-24 वाला है 3.23, 7.13, 5.02। ये कहाँ का है, यहीं का है दोस्तों, ठीक है। सिंपल से याद रखना है। ओवरऑल हम लोग देखें तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कब वृद्धि हुआ है, अगर बात करें वृद्धि परसेंट, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है दोस्तों, इसको मैं ये पेन से लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो है 2018-19 में हुआ है सबसे ज़्यादा वृद्धि, ठीक है, ये पढ़े हैं। उद्योग क्षेत्र में कब हुआ है, तो उद्योग क्षेत्र में दोस्तों जैसे ही कोरोना खत्म हुआ 21-22 में हुआ है। अगर हम लोग बात करें सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ है, तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था दोस्तों 2000 इसमें 19 में ही हुआ था, ये पढ़े हैं, देख लीजिए इसमें वही लिखे हैं 2019 में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए ये नोट्स भी है, इसमें भी देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसमें, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग रहेगा बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव पर वही लिखा हुआ है ना, बुक का है उसको मैं कॉपी में लिखा हूँ। 2023-24 में कृषि के क्षेत्र में भागीदारी कितना था, तो 15.32, ठीक है। और वृद्धि परसेंट कृषि में कितना हुआ है, 3.23, और इसमें 4% वृद्धि हुआ है, ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, इसका अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, याद रखना है इसमें, ठीक है। तो याद रखिए, अगर भागीदारी की बात करें तो सेवा क्षेत्र का ज़्यादा भागीदारी है, मतलब सॉरी, उद्योग क्षेत्र का ज़्यादा भागीदारी है, ठीक है ना। उद्योग का ही तीनों रहेगा इसमें, ये यहाँ पे थोड़ा गलती से लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों, ये गलती से लिखा गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम रहेगा, इसमें भी यही उद्योग क्षेत्र ही मैक्सिमम है, इसमें भी मैक्सिमम है, याद रखना है। उसके बाद है जीएसडीपी में संभावित क्षेत्रवार वृद्धि दर। अब वृद्धि दर हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। वृद्धि दर अभी हम लोग देखे हैं, कृषि क्षेत्र का 3.23 था, उद्योग क्षेत्र का लगभग 7 था, और सेवा का कितना था, 5 था, ठीक है ना। वही बात की है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ है, सबसे कम वृद्धि कब हुआ था, 17-18 में हुआ था, लेकिन जस्ट उसके बाद 18-19 में सर्वाधिक वृद्धि हो गया था। उद्योग क्षेत्र में 19-20 में सबसे कम वृद्धि हुआ था, और उसके बाद 21-22 में ज़्यादा हो गया था। अगर 20-21 में बात सेवा क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम कब था, 20-21 था, कोरोना प्रभाव में, और सबसे ज़्यादा कब था, 19-20 में था। अभी जस्ट पढ़े हैं दोनों लिस्ट, देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है 2019-20 उद्योग के लिए क्या था, कमी था, ठीक है, ये देखना है। लेकिन सेवा के लिए वृद्धि था, ये दोनों में कॉमन था। ये क्या क्यों लिखा हूँ इसको, क्योंकि ये सन ऐसा है जो दोनों क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन से क्षेत्र से, इसी सन में उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा कमी हुई है, और इसी सन सेवा के लिए बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों स्थिर भाव पर, मतलब निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, मतलब एक व्यक्ति की आय अनुमानित लिखाया जाता है, मतलब तो इसमें एक साल में 1,47,361 याद रखना है, ठीक है ना। 1,47,000 मतलब 147 और 361, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो पिछले साल के मुकाबले 7.31% वृद्धि हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.31, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, ये 7-3 है, बीच वाला लीजिएगा यहाँ से, 7-3, 7.3 कर देंगे, ठीक है, याद रखें प्रति व्यक्ति आए तो कितना है, 147,361, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, और लिखना भी है। उसके बाद देखा जाए जीएसडीपी स्थिर भाव पर कुल मूल्य में ये कितना था दोस्तों, तो देखिए इसमें राजकीय आय कितना थे, 321, 321, उसके बाद 94, फिर 473, 321, 94, 473, कितना परसेंट का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास दर बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना है, 6.56, याद रखना है, कितना है, 6.56 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 3-3 लास्ट है शुरू में,
और इसमें लास्ट में उसी प्रकार इसमें भी है 6 और 6 है, ठीक, लास्ट। अब हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन। देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल आता है, पशुपालन आता है, लकड़ी आता है, उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो वही हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र का इतना % योगदान है, उसमें से और उसके अंतर्गत क्या क्या योगदान है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का हम लोग देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग, तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है मछली में हुआ है, मछली उद्योग वाले में, और सबसे कम उद्योग में मतलब वन उद्योग में हुआ है। अगर उद्योग क्षेत्र की बात करें तो निर्माण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, वृद्धि % देख रहे हैं ना, प्रतिशत वृद्धि, ये चीज़ याद रखना है। और विनिर्माण में सबसे कम हुआ है प्रतिशत वृद्धि में, ना कि योगदान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद है सेवा क्षेत्र की बात करें तो परिवहन में ज़्यादा हुआ है और रेलवे में कितना हुआ है, माइनस चले गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर ओवरऑल सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो निर्माण क्षेत्र में कितना % है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगर जिन लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन लोग इसको रट लीजिए, और जिन लोग को मतलब पहले से पढ़ रहे हैं उन लोग को समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, सीजी व्यापम प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम होगा उसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग देखें सर्वाधिक वृद्धि तो निर्माण क्षेत्र में हुआ है 9.89%, और न्यूनतम जो हुआ है सबसे कम तीनों क्षेत्र में देखा जाए तो माइनस में चले गया था रेलवे वाला, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि % कौन सा वाला रहेगा, मछली उत्पादन वाला। उद्योग क्षेत्र में बात करें तो उद्योग क्षेत्र में निर्माण वाला रहेगा। सेवा क्षेत्र में बात करें तो परिवहन में है। अगर कम कम की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सबसे कम वन उद्योग वाले में हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में सबसे कम विनिर्माण हुआ है, निर्माण के बाद और विनिर्माण करते हैं वो वाला है दोस्तों, ठीक है ना, ये वाला है। अब जैसे ब्रेड का निर्माण किए, एक कोई ब्रेड है, डबल रोटी ब्रेड है, उसका निर्माण किया तो वो निर्माण में आएगा। उसके बाद डबल रोटी से और कोई पिज्ज़ा बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, जो भी दाबेली बना रहे हैं, वो क्या है, विनिर्माण होगा, ठीक है। ये सब होता है। और छत्तीसगढ़ का विकास दर अभी देखें 6.56, यही वाला है 321, 94, 473। तो दोस्तों जितना भी इसमें लिखा हुआ हूँ, सब सार बात ही लिखाया गया है दोस्तों, और वही इसमें PDF बनाया हुआ हूँ सार बात का ही, ठीक है ना। इसके अलावा और आप सार बात नहीं लिख सकते संक्षेप में, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना है। देखिए कार्यशील जनसंख्या, अभी हम लोग बात करें कार्यशील जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में मान लो 100% लोग हैं, उसमें से कार्य करने वाले लोग कितने हैं दोस्तों, तो 48.72% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कार्यशील जनसंख्या % कितना है, 48.72% है। और इसमें से पुरुष लोग कितना कितना काम करते हैं, मतलब कितना % लोग पुरुष काम करते हैं, so मान लो पुरुष 100% है, ठीक है ना। टोटल जनसंख्या हमारा जितना भी है उसमें से ओवरऑल जनसंख्या हम बात करें तो 48% लोग काम करते हैं, कार्यशील जनसंख्या है। लेकिन उसमें से पुरुष को अलग किया जाए और पुरुष में देखा जाए तो पुरुष बस 57% लोग काम करते हैं और महिला लोग 39% लोग काम करते हैं। इसका औसत ही 48 निकलेगा दोस्तों। अगर हम लोग मोटा मोटा हिसाब करें तो 48 पुरुष है और महिला कितना है, 39 है, ठीक है। ये बटे 2 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये 8 8 16 और 1 17 का 7, हासिल आए 1, ये कितना हो गया, इतना आ गया, ठीक है। भाग दे दो 87/2, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, 2 चौक 8। और एक प्रकार से और होगा दोस्तों, याद रखना है इसमें, देख लीजिए इसमें। उसके बाद जो है आपका दोस्तों यहाँ पे पुरुष वाला कितना था, पुरुष वाला 57 है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। पुरुष वाला 57 है, महिला वाला 39 है, ठीक है ना। तो ये हम लोग 57 ले रहे हैं इसको, और इसको 39 लेंगे, ठीक है। तब 2 करना है, तब ये आएगा 48 आना चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना, ये है। तो 9 7 16 का 6 हो गया, हासिल आया 1, और 5 4 9 हो गया। इसको बात करें तो कितना आता है, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, आप ठीक है। वो गलती से उसको लिख दिया था मैं टोटल वाला, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो पुरुष और महिला दोनों को जोड़ेंगे और उसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 48.72 आएगा। ये है इसका कैलकुलेशन, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए कार्यशील जनसंख्या देखें 48% लोग टोटल है, पुरुष में 57% के लगभग पढ़े हैं और महिला में 39% के आसपास, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिए सेम डाटा यही वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना, क्वेश्चन यही सही आएगा। कुल कुल कार्यबल भागीदारी अनुपात, सबसे ज़्यादा देखा जाए पुरुष महिला मिलाकर कहाँ काम करते हैं ज़्यादा, तो शक्ति जिला में, याद रखने वहाँ उन लोग को, शक्ति जिला के लोगों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए काम करते हैं उन लोग, शक्ति याद रखना है, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ सबसे कम कहाँ है, रायपुर में है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष लोग भी कहाँ हैं, अगर ओवरऑल बात करते हैं तो भी शक्ति में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, और पुरुष की बात करें तो भी कहाँ है, शक्ति है, दोनों में शक्ति है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों ये चीज़। और महिला की बात करें, महिला लोग कहाँ काम करते हैं ज़्यादा, तो कोंडा गांव की महिलाएं ऐसी है जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं सभी जिलों में, ठीक है, ये है इसमें। और सबसे कम बात करें तो
ओवरऑल सबसे कम कहाँ काम करते हैं? रायपुर के लोग। रायपुर के लोग खाली पीली बैठे हैं, उन लोग ज़्यादा आलसी हो गए दोस्तों, ठीक है, उन लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं। पुरुष कार्यबल भागीदारी, पुरुष के लोग मतलब पुरुष जो लोग हैं उन लोग सबसे कम कौन से जिले में काम करते हैं? नारायणपुर में सबसे कम कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और महिला की बात करें तो दुर्ग में, दुर्ग की महिलाएं जो है खाली पीली बैठे रहती है, ठीक है, याद रखना है, उन लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, याद रखें। ये कार्यशील जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो शक्ति, शक्ति याद रखना है। सर्वाधिक वाला याद कीजिए, इसमें सर्वाधिक वाला शक्ति है, और महिला वाले में बात करें तो कोंडागांव है। और ओवरऑल बात करें तो रायपुर में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम कार्यबल भागीदारी अनुपात है, और पुरुष वाले में सबसे कम नारायणपुर है, और महिला वाले में दुर्ग है, ठीक है दोस्तों, सबसे कम है। उसके बाद हम लोग राजकीय आय की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे थे दोस्तों, राजकीय आय जीएसडीपी, जीएसडीपी कितना है 2023-24 में। ये वीडियो दोस्तों बोर नहीं होना है, ये वीडियो आपको पक्का 2-3 नंबर दिलाएगा, और 2-3 नंबर कितना होता है आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। स्थिर भाव पर हम लोग देखें तो 321, 94, 473 अभी जस्ट देखे थे हम लोग, ठीक है ना, उस नोट्स में 3-3 करके बताया था, इसमें भी 6-6 करके है, 6-5-6 याद रखना है इसमें, ठीक है, 6-5-6 याद रखना है, इतना बस याद रखिए अभी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए स्थिर भाव पर, इसको सब पढ़ चुके हैं ना। स्थिर भाव पर हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रवार वृद्धि दर, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ था? 3.23, और सेवा क्षेत्र में 5 उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि उद्योग में पढ़े हैं 7.13। अगर हम लोग बात करें, एक लिस्ट और पढ़े हैं कृषि के अंतर्गत, ये सब में सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र कौन सा? उद्योग क्षेत्र है दोस्तों, 53.50। अगर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला बात करें, ठीक है ना, तो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा है? निर्माण क्षेत्र पढ़े हैं 9.89। न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि बात करें, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, तो रेलवे वाला है दोस्तों, ठीक है, सबसे कम वृद्धि किस में हुआ है? ओवरऑल देख रहे हैं रेलवे में हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय है, और वो देखे हैं हम लोग 321, 94, 473, ये राजकीय मतलब राज्य का टोटल आय करोड़ रुपए है, ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कितना है ये जो प्रति व्यक्ति आय? 147,361। इसमें कितना वृद्धि हुआ है बताया था? 7 और 3 को लेना है करके, 7.31 करके, ये याद रखना है दोस्तों। अब आर्थिक विकास दर है, हम लोग देख लेते हैं कितना है 2023-24 में। तो छत्तीसगढ़ का विकास दर अभी देखें दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, परसेंट अलग अलग बस रहेगा, इसके बाद में एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा कि छत्तीसगढ़ का विकास दर 6.56। कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है? 3.23। उद्योग क्षेत्र में 7.13। सेवा क्षेत्र में इतना। सबसे ज़्यादा किसमें वृद्धि हुआ है? उद्योग क्षेत्र, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। और प्रति व्यक्ति आय अभी जस्ट पढ़े थे 147,361 रुपये, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है वही लिखा हुआ है स्थिर भाव पर, ठीक है, स्थिर भाव पर कृषि के क्षेत्र में 15.32% योगदान, उद्योग क्षेत्र में 53%, और सेवा क्षेत्र में 31%, ठीक है ना। अगर आपको दो बस याद है इन दोनों का, इसका याद नहीं है तो 100 में से घटा देना है दोनों को जोड़ के। और प्रचलित मूल्य वाला भी देख लीजिए, प्रचलित मूल्य वाला हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन देख लीजिए। कृषि के क्षेत्र में योगदान अभी 15 है, प्रचलित मूल्य पर अगर बात करें योगदान दिया है ना, योगदान अगर तो 5 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें सेवा क्षेत्र में 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, 34 हो जाएगा। पर 44 आपको याद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं होगा, 20 और 34 को जोड़ देंगे, उसके बाद 100 से घटा देंगे तो 44 आ जाएगा वो। देखिए वही जो लिखा हुआ हूँ यही वाला लिस्ट है जो बता रहा था। कृषि के क्षेत्र में बात करें तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है दोस्तों? प्रतिशत वृद्धि। देखिए प्रतिशत वृद्धि वाला ये प्रतिशत विवरण है, ये वृद्धि वाला है। वृद्धि किसमें हुआ है? मछली उद्योग में हुआ है, ये बताया था। और सबसे कम वृद्धि मतलब न्यूनतम किसमें हुआ है? वन उद्योग में बताया था, ये याद रखना है। और वही उद्योग क्षेत्र की बात किया था तो उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का है, निर्माण वाला, और विनिर्माण का न्यूनतम है, ये लिखाया था मैं, यही तो लिखवाया हूँ इसमें, ठीक है ना। और सेवा क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है? परिवहन में हुआ है, और ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुआ है? रेलवे में, ठीक है। ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, तो परिवहन में हुआ है कि किसमें हुआ है? देखिए परिवहन में कितना वृद्धि हुआ है? 9.65। और निर्माण में कितना हुआ है? 9.89। कौन सा ज़्यादा है? निर्माण ज़्यादा है, इसलिए उसको लिया है। और अगर न्यूनतम वाला बात करें, इसका न्यूनतम प्लस में है 1.8, ठीक है ना, इसका न्यूनतम 5.1, ये भी प्लस में है, लेकिन रेलवे वाला बहुत ज़्यादा न्यूनतम माइनस में चला गया है, इसलिए सबसे कम वृद्धि उसमें हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है दोस्तों, तब आपको बेनिफिट होगा, और आपके लिए आपको याद भी होगा और समझ भी आएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लोक वित्त। लोक वित्त देखते हैं दोस्तों कि राजस्व प्राप्ति की छत्तीसगढ़ सरकार को कितना राजस्व प्राप्ति हुआ है, राजस्व से प्राप्ति, ठीक है, याद रखना है। अलग अलग क्षेत्रों से कितना आय प्राप्त हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है? तो 10
10,06,000, देख लीजिए, इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,06,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि हुआ है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। टोटल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है, तो ये देख लीजिए 1,06,000, ठीक है, याद रखना है इसमें 1,06,000 है दोस्तों, ठीक है ना, 1,06,000 करोड़ इसमें राजस्व प्राप्ति हुआ है, जिसमें से खर्च कितना हुआ है, 1,02,500 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है ना। कम खर्च हुआ है कि ज़्यादा खर्च हुआ है, इसमें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। को टोटल राजस्व प्राप्ति था 1,06,000, देख लीजिए 10,600 कर 10,6,000 करके याद रखना है, ठीक है। और खर्च कितना हुआ है, 2500 खर्च हुआ है, ठीक है। मतलब 6,000 में 2500 घटाएंगे कितना आएगा, 3500 आ जाएगा। मतलब 3500 क्या है, कम खर्च हुआ है, ठीक है, याद रखना। मतलब अधिकता था, मतलब माइनस में ही चला गया, वृद्धि में है। अगर हम लोग बात करें राजस्व प्राप्ति पिछले साल के मुकाबले कितने परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 8.27% की वृद्धि हुआ है हमारे राजस्व प्राप्ति में। राजस्व प्राप्ति हम लोग देखेंगे इसमें अंतर्गत क्या कौन कौन से राजस्व इसमें शामिल किए जाते हैं। व्यय में बात करें तो खर्च में वृद्धि 7 हुआ है, ठीक, आय में वृद्धि ज़्यादा हुआ है, और व्यय में वृद्धि मतलब खर्च में वृद्धि कम हुआ है, थोड़ा 7 है, ठीक है ना। और अधिकता, अधिकता कितना है ये, तो 3500, ठीक है। हम लोग बात करें ओवरऑल टोटल राजस्व प्राप्ति हुआ है, उसमें से कितना परसेंट खर्च हो गया, तो लगभग 96% खर्च हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ 3500 करोड़ बस बचा हुआ है, बाकी पूरा खर्च हो गया है जितना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 96.07% जो है खर्च हो गया दोस्तों, याद रखना है ये चीज़। उसके बाद हम लोग और इसको डिफाइन करें अलग अलग, तो जितना जो हमारे को प्राप्त हुआ है, देखिए 10,000, मतलब सॉरी, ये फिर वही आता है, ठीक है, 1,06,000 जो लिखा है 10,06,000 करके, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसमें देखेंगे कर राजस्व, जो गवर्नमेंट को कर राजस्व टैक्स से प्राप्त होती है, उसको ध्यान से लिखिए, टैक्स से प्राप्त होती है, और एक क्या है, गैर टैक्स से। तो टैक्स से कितना प्राप्त हुई है, 72,800, ठीक है। और गैर टैक्स मतलब टैक्स जो प्राप्त नहीं हुआ 33,200 है। वृद्धि कितना हुआ है टैक्स वाला, तो 11.73% का वृद्धि हुआ है। कर राजस्व में बात करते हैं, जितना भी कर राजस्व है, जितना भी टैक्स से हमको आय प्राप्त हुआ है, जितना भी, वो पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट अधिक है इस बार का, 11.73%, ठीक है। और गैर कर राजस्व में वृद्धि कितना हुआ है, 1.38% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर हम लोग बात करें कर राजस्व में, देखिए टैक्स बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ऐसा टैक्स होता है जो सिर्फ राज्य सरकार लगाती है और वही कलेक्ट करती है। एक ऐसा टैक्स भी होता है जो केंद्र सरकार लगाती है, कलेक्शन भी वही करती है, लेकिन वो राज्यों को बांट देती है। एक ऐसा टैक्स होता है जो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन इकट्ठा कौन करता है, राज्य सरकार करती है और अपने पास रखती है। देखिए कर राजस्व में देखा जाए तो राज्य का स्वयं कर राजस्व कितना है, राज्य जो लगाती है स्वयं, राज्य का कितना है, 52% है 100% में। और केंद्रीय कर का जिसका 100 में माइनस करना है, एक ही ठोक याद रखना है आपको, ठीक है, दोनों याद नहीं रखना है, एक बस याद रखो 100 में से घटा देना है। अगर गैर कर हम लोग राजस्व की बात करें तो 54% है, इसका याद रखना है, राज्य का स्वयं गैर कर राजस्व का, और बाकी जो केंद्र सहायता है, केंद्रीय सहायता दिया है, तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में हम लोग बात करें फसल क्षेत्र का योगदान, फसल क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था 8.64। वृद्धि दर अगर बात करें तो 2.15 रहेगा दोस्तों, कितना, 2.15। अगर बात करें ऐसा कौन सा जिला है जहाँ कोई भी अनाज हो गया, कोई भी फसल है, अनाज दलहन जो भी है, सबसे ज़्यादा बोया जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोया जाता है फसल, तो राजनांदगांव है दोस्तों। और सबसे कम कौन सा है, नारायणपुर है। अगर हम लोग बात करें ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक ऐसा क्षेत्र जहाँ 2 फसल लिया जाता है, गर्मी में भी और ठंडी में भी लिया जाता है, तो राजनांदगांव है। लेकिन न्यूनतम कहाँ है, बीजापुर में है, द्विफसली वाले क्षेत्र में सबसे कम कौन सा है, बीजापुर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अनाज वाले में, देख लीजिए कृषि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी लेकर आया हूँ। अनाज, अनाज उत्पादन में दोस्तों हम लोग अगर बात करें क्षेत्रफल में, ठीक है, तो कौन से अनाज या कौन से फसल का ज़्यादा लिया जाता है, अनाज के, हम लोग फसल के अंतर्गत अनाज की बात करते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। उसके बाद गेहूँ, ठीक है, लगाया जाता है मतलब, ठीक है, लगाया जाता है मतलब ज़्यादा क्षेत्र में। उसके बाद मक्का, फिर कोदो कुटकी। लेकिन अगर उत्पादन होता है, देखिए सिंपल से कहने का यही है, हम लोग का यही मतलब है कि अपने घर के बाड़ी में मान लो हम लोग लगाए हुए हैं, एक मान लो हम लोग आम का पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है, या फिर एक जामुन का पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेड़ मान लो आम का लगाए हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमको फल दे रहे हैं कम लगाए हैं जामुन का पेड़, जामुन का
पेड़ से हमको ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है या ज़्यादा वो उत्पादन कर रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से हो सकता है। या फिर ऐसा समझो, अगर वो तो फल वाला हो गया कि हम मान लो हमारा घर है, उसमें हम लोग बाड़ी में एक जगह हम लोग 2 क्षेत्र है, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्र है जैसे भी है, उसमें हम लोग जो है ज़्यादा क्षेत्र में धान मतलब धान लगाए हैं और कम क्षेत्र में हम लोग क्या लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं। लेकिन उत्पादन की बात करें तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा क्षेत्र में हम लोग धान लगाए हैं, लेकिन धान का उत्पादन कम हो रहा है, गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। उल्टा भी हो जाता है, जिसको लगाए हैं वो कम उत्पादन दे रहा है, ज़्यादा क्षेत्र में जिसको लगाए हैं वो कम उत्पादन करके दे रहे हैं, और जिसको कम क्षेत्र में लगाए हैं वो ज़्यादा उत्पादन करके दे रहे हैं। इसमें देखिए वही हुआ है, इसमें सर्वाधिक क्षेत्र में धान को लगाया गया था, लेकिन उत्पादन उत्पादन भी सेम है धान का ही, ठीक है, धान ही दे रहा है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में हम लोग धान के बाद किसको लगाए थे, गेहूं को लगाए थे, मतलब सींचे थे गेहूं को। लेकिन उत्पादन करता है तो मक्का का ज़्यादा उत्पादन हो गया हमारा, गेहूं थर्ड नंबर पे आ गया और मक्का थर्ड नंबर से यहाँ यहाँ क्या है, मक्का सेकंड नंबर पे आ गया, और कोदो कुटकी ये चौथे नंबर पे है ही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दलहन वाला, दाल वाला की बात करें हम लोग तो दालों में हम लोग चना दाल को सर्वाधिक क्षेत्र में लगाते हैं, उसके बाद लाखड़ी दाल को, फिर उड़द दाल को, फिर तुअर को, फिर कुल्थी को सर्वाधिक क्षेत्र में। और उत्पादन भी सेम होता है, ये सेम है, याद रखना है, ठीक है। चना दाल को हम लोग सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगा रहे हैं और चना दाल का ही उत्पादन सबसे मतलब सर्वाधिक होता है। उसके बाद हम लोग चना दाल के बाद कौन सा लगा रहे हैं, लाखड़ी दाल या तिवड़ा बोलते हैं उसे, वो लगाते हैं। उसका भी सेकंड स्थान पे उसका भी उत्पादन होता है सेम, जैसे लगाया गया है, जिसको जिस मात्रा पे लगाया गया है वो उसी मात्रा पे उत्पादन कर रहे हैं। दलहन में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका मतलब वही है। अगर हम लोग तिलहन वाले जो तेल से संबंधित है फसल, उसके बारे में देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र में राई सरसों लगाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन लगाया जाता है, उसके बाद राम तिल, फिर मूंगफली। दोस्तों क्या क्या है, सरसों लगाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन लगाया जाता है, उसके बाद राम तिल, उसके बाद मूंगफली। लेकिन उत्पादन में क्या हो रहा है, देखिए मूंगफली को सबसे कम क्षेत्र में लगाया गया है, लेकिन उत्पादन मूंगफली का ज़्यादा होता है। उसके बाद सोयाबीन का होता है, देखिए सोयाबीन को भी सेकंड नंबर पर लगाया गया था, और मूंगफली चौथे नंबर पे, मतलब सबसे कम क्षेत्र में लगाया गया था, लेकिन उत्पादन में सबसे ज़्यादा वही उत्पादन दे रहा है। और सोयाबीन को सेकंड नंबर पर लगाया गया था, वो भी सेकंड नंबर पर उत्पादन दे ही रहा है वो, ठीक है ना। उसके बाद राई सरसों थर्ड नंबर पे आ गया खिसक के, उसके बाद तिल, फिर राम तिल है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, क्वेश्चन आपको आएगा। अगर ओवरऑल बात करें, देखिए ओवरऑल अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो अनाजों में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा लगाए थे हम लोग, अनाज में बात करें धान को लगाए थे, फिर गेहूं को लगाए थे, फिर मक्का को लगाए थे, फिर कोदो कुटकी को लगाए थे, ठीक है। अगर दलहन में बात करें तो दलहन में हम लोग चना दाल को लगाए थे, फिर लाखड़ी दाल को लगाए थे, फिर उड़द दाल को लगाए थे, ठीक है, फिर कुल्थी को लगाए थे, ठीक है। अगर हम लोग तिलहन की बात करें तो राई सरसों को सबसे ज़्यादा लगाए थे, उसके बाद सोयाबीन को लगाए थे, ठीक है। उसके बाद जो है राम तिल को लगाए थे, और सबसे कम मूंगफली को लगाए थे, ठीक है। ये है मतलब क्रम। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें क्षेत्र अनुसार कि तीनों क्षेत्र का अनाज भी मिलाना है, उसी में दलहन भी और तिलहन भी शामिल हो, उसमें तीनों में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में क्या लगाया जाता है, तो धान लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। सबको मिक्स देख रहे हैं ना, अनाज दलहन और तिलहन, धान लगाया जाता है, उसके बाद चना लगाया जाता है, उसके बाद लाख या तिवड़ा लगाया जाता है, देखिए दलहन वाला दोनों लगातार शामिल रहेगा, ठीक है। उसके बाद गेहूं लगाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम लोग अनाज दलहन तिलहन उत्पादन की बात करें, ओवरऑल बात करें तीनों को मिला के, ठीक है ना, तो उत्पादन धान का होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मक्का का हो रहा है, ठीक है, याद रखना है मक्का का हो रहा है, उसके बाद जो है चना का होता है, फिर गेहूं का होता है, ये चीज़ याद रखना है। धान है, उसके बाद इसमें मक्का है, उत्पादन में क्या है, जो अनाज वाला फसल रहेगा, धान के बाद मक्का वाला, ठीक है। उसके बाद चना रहेगा, उसके बाद गेहूं, मतलब उत्पादन में जो अनाज वाला फसल है उसका ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ अपवाद कौन सा है, चना बस बीच में आ जा रहा है दोस्तों, थर्ड नंबर पे, सी से चना याद रखना है, तीसरा नंबर पे। चना कैसे लिखेंगे, सी से, ये तीसरा नंबर पे है, ए बी सी में देख लीजिए, ए बी सी में, ठीक है, याद रखना है इसको। और क्षेत्रवाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है धान लगाया जाता है क्षेत्र में, उसके बाद चना दाल वाला क्षेत्र लगाया जाता है, उसके बाद जो है लाखड़ी दाल वाला, उसके बाद गेहूं वाला, मक्का के इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम लोग गन्ना की बात करें तो गन्ना को कितने क्षेत्रफल में लगाया जाता है, तो गन्ना को दोस्तों पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 36.7 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया जाता है, 36.7 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। उत्पादन कितना होता है, 69,000 मीट्रिक टन देता है, इतना क्षेत्र में लगाया जाता है 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, और उत्पादन कितना देता है, वो 69,000 मीट्रिक टन देता है, 69, याद रखना है दोस्तों, ठीक है।
36,000 क्षेत्र में लगाया जाता है और 69 याद रखना है, ठीक, ये देता है। आगे बात करते हैं हम लोग औसत उत्पादन की बात करें कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक, 1 हेक्टेयर क्षेत्र क्या होता है, मान लो एक खेत है, ठीक, इसमें सभी को 1 हेक्टेयर क्षेत्र मान लो ये हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, इसमें जो है अलग अलग फसल को बोया जाता है। इसमें इतने जो एरिया है, इतने एरिया में कौन सा फसल ज़्यादा उत्पादन करके देगा वो हम लोग देख रहे हैं प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों, गन्ना गन्ना जो है ज़्यादा उत्पादन करके देता है। गन्ना हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग देखिए उसका किलोग्राम वजन कौन देगा हमको, तो वो गन्ना देता है, हम आप भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन देगा, मक्का देगा, मक्का भी तो भुट्टा है, ठीक है, याद रखना है, कॉर्न है। उसके बाद कौन देगा, धान देगा दोस्तों, धान में रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद कौन देगा, गेहूँ देगा, ये आपको याद रखना है। गन्ना देगा, मक्का, धान और गेहूँ, ठीक है, उत्पादन वजन में। क्लियर है वाला। उसके बाद कृषि को देख लीजिए एक बार, कितना टाइम हो गया है, 31 मिनट हुआ है। कृषि को देख लीजिए, स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान बोल रहा है दोस्तों। जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का योगदान अभी मैं लिख के बताया था इसको, देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। थैंक यू।